भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है। सीधे बिंद को वो मारे बिंद को। जहां त्याग की भावना सबसे ऊपर है, जहां तप और साधना ही जीवन है, जहां माया और मोह से मुक्ति है, जहां रहस्यों का मायावी संसार है, ये है महाकुंभ का नागा लोक। महाकुंभ में नागा साधुओं की दुनिया ऐसी है जिसके रहस्यों की थाह तक वही पहुंच सकता है जो माया और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये रास्ता मुश्किलों से भरा है, ये रास्ता भयानक चुनौतियों वाला रास्ता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही परवाह है और वो है साधना का वो मार्ग जहाँ से नागा साधु बनने की शुरुआत होती है। इनके इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपने गुरु की सेवा, क्योंकि उसी सेवा से नागा बनने का रास्ता तय होता है। नागा बनना कोई आसान बात नहीं होता, काफी तपस्या करनी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है और इसी तरीके से जीवन यापन करना पड़ता है। हमारे साथ में पंकजानंद सरस्वती जी हैं, जो कितने साल की उम्र से आप नागा साधु बने? मैं नागा साधु सन 21 में बना हूँ। पहले मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता था। अच्छा। 12 साल पहले गुरु सेवा, इसके बाद में नागा की दीक्षा दी जाती है। अच्छा। हाँ। नागा साधु बनना मुक्ति का शिखर माना जाता है। इस जीवन को जो भी अपनाता है उसे अपनी जिंदगी में अनुशासन को अपनी मृत्यु तक निभाना होता है। हमारी दाढ़ी मूछ रेख कुछ नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था। अब मैं आया था विंध्याचल पर्वत पे। अच्छा। गुरुजी ने तपस्या करवाई, पहले मेडिटेशन करवाया, ध्यान करवाया, जप करवाया। इनके जीवन का पहला पड़ाव ब्रह्मचर्य की यात्रा से शुरू होता है। इसके बाद यज्ञोपवीत, फिर पिंडदान और उसके बाद संसार के हर सुख का त्याग। ना तो नागा साधुओं की तपस्या ही आसान है और ना ही इनका जीवन। इन्हें अपने जीवन के सारे भौतिक सुखों को त्याग करना पड़ता है। जो इस त्याग को निभा ले जाता है वही सबसे बड़ा नागा सन्यासी की उपाधि पाता है। कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता। भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। न सांसारिक सुखों की चिंता, न पारिवारिक मोह, न कुदरत की विपत्तियों का भय। जब कड़ाके की सर्दी हमारे और आपके लिए चुनौती बनी होती है, तब उसी भयानक सर्दी में नागा साधु अपने चट्टानी हौसलों से दुनिया को चकित कर देते हैं। के वहाँ क्षेत्र के वातावरण में, वायुमंडल में विचरण हो जाओगे तो आपको सब सहन करने की ताकत। सुबह 4 बजे उठने की दिनचर्या, हवन, पूजा, योग, साधना, नौली क्रिया और जीवन यापन के लिए भिक्षा, ये सब कुछ एक नागा साधु के जीवन का हिस्सा है और इसे निभाने के लिए मजबूरियों की कोई दीवार आड़े नहीं आती। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है। हाँ। लेकिन आजकल नकली तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन परंपराओं को निभा नहीं पाते हैं। अच्छा। इसलिए ये कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता। मनमुखी बहुत हो जाते हैं। क्या
क्या क्या क्या त्याग और तपस्या करनी पड़ती है नागा साधु बनने के लिए? नागा साधु को हर चीज की त्याग तपस्या करना पड़ता है। नागा साधु बनने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया महाकुंभ में ही होती है। यही साधक अंतिम दीक्षा लेते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं और नागा साधु के जीवन का प्रण लेते हैं। घर परिवार का तो त्याग ही कर चुके हैं, घर परिवार से क्या मोह। अच्छा, सबका पिंडदान कर दिया जाता है, किसी ने सिर्फ गुरु परंपरा से ही हमारा मतलब है। जिन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, उन्हीं के आधार पर नामकरण भी किया जाता है। जैसे प्रयागराज में नागा की उपाधि दी जाती है, हरिद्वार में बर्फानी नागा की, उज्जैन में खूनी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा की। नागा साधु सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि भक्ति और भाव का वो मार्ग है जो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। महाकुंभ का ये नागालोक हम जितना समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। ये नागा साधु महाकुंभ के दौरान कहां से आते हैं और कहां उस उत्सव के बाद गायब हो जाते हैं, ये सब कुछ आपको चौंका देगा। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलम त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, धूनी और भभूत। एक नागा साधु के जीवन का यही श्रृंगार है। यही आवश्यकताएं हैं। और यही दिनचर्या का हिस्सा है। भक्ति के अनंत सागर में डूबे इन साधुओं के जीवन को न तो कोई लालच विचलित कर सकता है और न ही कोई दूसरा कष्ट। 45 किलो रुद्राक्ष धारण करने वाले नागा साधु के जीवन को आम जीवन से आंकिए और महसूस कीजिए कि त्याग और तपस्या की शक्ति क्या होती है। नागा सन्यासी तब तो कठिन होता ही है। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, जहाँ तक भगवान कठिन भक्ति नहीं देखते हैं, जहाँ तक कोई वरदान किसी को देता नहीं। समर्पण भाव होने से परमात्मा हमको अपने गले लगाएंगे। उनके कंदराओं और दुर्गम जगहों में अपना जीवन बिताने वाले इन नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का उत्सव दुनिया के हर उत्सव से ऊपर है। ये त्याग और तप का ऐसा शिखर है जहां जीवन के मायने बदल जाते हैं। यही वजह है कि श्रद्धा और भक्ति का भाव लिए जो भी इनकी साधना के द्वार तक पहुंचता है, वो इनके तप और त्याग को देखकर दंग रह जाता है। हमने देखी तो उनको पहली बार ही है। अच्छा। और मन में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, पर बस आशीर्वाद लेना है, ऐसा होता है एक भक्ति के हिसाब से। नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की साधना करना और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करना है। सनातन धर्म में इनका जीवन तप और त्याग का प्रतीक है, जो समाज को सादगी, समर्पण और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है।
कल कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया। आसमान में राफेल, सुखोई और जैगुआर जैसे विमानों ने गर्जना भर दी। इनकी ताकत देखकर दुश्मन का दिल भी बैठ गया। Indonesia's National Armed Forces. कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दम, जमीन से लेकर आकाश तक पराक्रम। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया। आसमान में जब लड़ाकू विमानों ने गर्जना भरी तो इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में सुनी होगी। दुश्मन को संदेश दे दिया कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वायु वीरों के शौर्य को देखकर हर कोई रोमांच से भर गया। सबसे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग पास्ट की शुरुआत हुई। विजय चौक की तरफ से 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने जब अजय फॉर्मेशन बनाई तो दर्शक दीर्घों में मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। इसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। अपाचे 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की हेलफायर मिसाइलों से लैस है और दुश्मन इससे खौफ खाता है। इसके बाद आकाश में सतलुज परफॉर्मेंस दिखाई दी, जिसमें 2 डार्नियर और 1 N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए। इसके बाद कोस्ट गार्ड के 3 डोर्नियर विमान कर्तव्य पथ से गुजरे, रक्षक फॉर्मेशन बनाई। ये विमान आपदा में बहुत काम आते हैं। हिंद महासागर में भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। इसके बाद वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान C-130 और 2 C-295 विमानों ने अर्जन फॉर्मेशन बनाई। ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह ने किया। 70 साल पहले C-130 विमान ने पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद आसमान को चीरते हुए एक P-8I 2 सुखोई विमान कर्तव्य पथ से गुजरे। सुखोई ने 550 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। इसके बाद भीम फॉर्मेशन C-17 ग्लोब मास्टर के साथ 2 सुखोई 30 विमान ने उड़ान भरी तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का जोश हाई हो गया। इसके बाद आसमान में त्रिशूल बनाया। C-17 ग्लोब मास्टर बेहतरीन मालवाहक और रेस्क्यू मिशन में कारगर रहे हैं। फिर बारी थी जैगुआर फाइटर जेट्स की, जो भारत के पाक 80 के दशक से है। अमृत फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमानों ने अपनी चमक बिखेरी। दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ जब 6 राफेल विमानों ने गर्जना भरी। व्रजांग फॉर्मेशन बनाकर पल भर में आंखों से ओझल हो गए। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान हैं, जिन्हें फ्रांस से लाया गया है। इसके बाद 3 सुखोई 30 विमानों में वायुवीरों से शौर्य प्रदर्शन किया। त्रिशूल की तरह आकृति बनाकर आसमान में सफेद रेखा खींच दी। हवा में ही विलुप्त हो गए। ये विमान 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्लाइंग पास्ट के आखिर में राफेल विमान ने हवा में कलाबाजी खाई, जिससे हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और पल भर में दुश्मन को बर्बाद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो रिपब्लिक डे में परेड में भारतीय सेना की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी और इसमें भारत की नई ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। 2 स्वदेशी मिसाइल प्रलय और नाग ने अपनी धमक दिखाई, जो दुश्मन पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जिसमें अपनी स्वदेशी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया। प्रलय और नाग 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगी। कर्तव्य पथ में इन दिनों अपनी धमक दिखाई। प्रलय मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है, जबकि नाग टैंक विरोधी हथियारों के रूप में किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक की है। इसे सतह से सतह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन 5 टन है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल प्रणाली है। नाग मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करती है और उस पर जोरदार वार करके तबाह करने में सक्षम है। ये तीसरी पीढ़ी का नाग मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के किसी भी तरह की टैंक को पल भर में खाक कर सकती है। ये मायने नहीं रखता कि दिन है या रात। इसका अचूक निशाना दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। ये जमीन और पानी से भी हमला करने में कारगर है। तीसरी बार नाग मिसाइल सिस्टम ने गणतंत्र परेड में अपना जौहर दिखाया। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे नामिका यानी कि नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। एक कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी है। नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। जब भीष्म टैंक 90 कर्तव्य पथ से गुजरता है तो दर्शक दीर्घा में पहुंचे लोगों में भी जोश भर गया है। टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका लक्ष्य भेदने में कोई सानी नहीं है, उसने भी अपनी चमक बिखेरी। भारत और रूस ने इस मिसाइल को विकसित किया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये 200 किलो का वार हेड ले जाने की क्षमता रखती है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन दिखा। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है, यानी करीब हर 4 सेकेंड में एक रॉकेट छूटता है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश आर्मी लॉन्चर ने अपना दमखम दिखाया। हवा में दुश्मन के विमान को ये पल भर में राख कर सकती है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। BMP-2 सार्थक ने भी अपना जलवा बिखेरा। इसे विजय पथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल शान से गुजरा। ये सेना के लिए एक गेम चेंजर है। पहाड़ों पर जाने में भी सक्षम। इसे हाई एल्टीट्यूड युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रियासत काल से ही करौली शहर सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ रहा है, लेकिन परकोटा अब साल दर साल अनदेखी के दंश के कारण दरक रहा है। जर्जर हाल हो चुके परकोटे से अब आमजन की सुरक्षा की बजाय उन्हें खतरा महसूस होने लगा है। बावजूद इसके जिम्मेदार इसकी सार संभाल और मरम्मत के प्रति गंभीर नहीं है।
राजा महाराजाओं द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया रियासतकालीन परकोटा अब खुद की सुरक्षा के लिए मोहताज है। दरवाजे, खिड़कियों सहित परकोटे के क्षतिग्रस्त होने से बाशिंदों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बाशिंदों द्वारा कई बार मरम्मत की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते परकोटा अभी भी क्षतिग्रस्त है। ये करौली शहर की सुरक्षा में रियासत काल में बना परकोटा है, जो जर्जर हो चुका है। काफी प्राचीन हो चुके परकोटे की देखरेख और मरम्मत के अभाव में हर साल बारिश के दौरान गिरने की नौबत आती है। पिछले सालों में बारिश के दौरान कई जगह से परकोटे का काफी हिस्सा धराशायी होकर ढह चुका है। कई स्थानों पर अभी अन्य हिस्सों के गिरने की आशंका से क्षेत्र के बाशिंदे हमेशा भयभीत रहते हैं। हालांकि कुछ साल पहले सरकार की ओर से परकोटे की मरम्मत पर राशि भी खर्च की गई, लेकिन उस दौरान कुछ हिस्से में ही काम कराया गया, लेकिन अभी परकोटा कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है। शहर का जो परकोटा चारों तरफ से टूटा हुआ है, उसकी हालात इस प्रकार से गंभीर हो रही है कि लोग वहाँ आने जाने में भय व्याप्त लोगों को, कई बार बच्चों पे, बुजुर्गों पे उनके पत्थर आके लग जाते हैं छोटे मोटे, तो कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। तो इसलिए सरकार को और जनप्रतिनिधियों को जल्दी से इस पर विचार करना चाहिए कि किसी को चोटिल ना हो, कोई बड़ी जनहानि ना हो। 6 दरवाजे, खिड़कियाँ जो है उनकी हालात बहुत ख़राब है, तो इनको जल्दी से जल्दी सही किया जाना चाहिए, ऐसी सभी लोग हम मांग करते हैं। परकोटे की मरम्मत जीर्णोद्धार की दरकार बनी हुई है। बेनूर होते परकोटे पर अतिक्रमण की भी मार कई जगहों पर दिखाई दे रही। कई जगहों पर अब परकोटे का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। इससे कई जगहों पर बीच बीच में परकोटा लगभग गायब सा हो चुका है। परकोटे का शेष हिस्सा ढहने के कगार पर है। समय रहते प्रशासन और नगर परिषद की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। करौली शहर की पुरा संपदा है परकोटा, जो शहर के चारों तरफ बना हुआ है, रियासत कालीन है और हम समारे की ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है। वो जगह जगह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहा है और उसके संरक्षण की दरकार है। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं 6 दरवाजे और 12 खिड़कियाँ जो उसमें निर्मित हैं। 4 दरवाजों पे बीच में पत्थर झूलते हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी भी बड़ी जनहानि का कभी भी उससे संभावना बनी हुई है। हम तो सरकार से और पुरातात्विक विभाग से और संबंधित जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध और आग्रह करेंगे कि हमारी संपदा को बचाएं और इससे होने वाली जो संभावित जनहानि है उससे ही बचा जा सके। शहर करौली में परकोटा रियासतकालीन से बना हुआ है और अब जर्जर